अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही है। ये कुंडली है एक लड़की की जो कि एडवोकेट है। तो चलिए इनकी कुंडली एनालिसिस करते हैं, आखिर इनकी कुंडली में क्या है, कैसे एडवोकेसी में गए और क्या-क्या सारी प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छी बात है, इनकी कुंडली में बहुत सारी खराब चीज़ें हैं, लेकिन बस एक महादशा की वजह से इनको कुछ ना कुछ लाइफ में चीज़ें मिल रहा है। वरना कहीं न कहीं चीज़ें मिलने में बहुत सारी दिक्कत आने वाली थी। तो आखिर ऐसा क्या है, चलिए इनकी कुंडली जब एनालिसिस करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1998। जन्म समय है सुबह के 9 बजे और दिग्रस, महाराष्ट्र। चलिए आपके सामने आ रही होगी। इनकी कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि है कर्क राशि। इनका जन्म हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में। तो अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। तो अगर कोई अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होते हैं तो फिर देखोगे उनको कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले एक झिझक होती होगी, एक नर्वसनेस अपने आप अंदर से आ जाता होगा, नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस, फियरनेस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती है अगर आपकी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है तो। कर्क राशि भी है। कर्क राशि वाले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग वाले होते हैं, जो लोग इनको आसानी से धोखा भी दे देते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनका वृषभ लग्न है और लग्न रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसको लाइफ में लग्जरी, प्रेम, अट्रैक्शन, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और वृषभ वालों की खासियत क्या होती है कि ये खुद में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, अपने में ही धुन रहते हैं ये। तो इनकी कुंडली में भी वही चीज़ है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट इसको कह सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ देखिए कि मैंने जब उनको पूछा कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस है आपके अंदर, एडवोकेट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नर्वसनेस रहती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। तो अगर कहीं आपका अश्लेषा नक्षत्र होता है तो ये टेंडेंसी आपके अंदर रहेगी ज़रूर। चलिए और एक चीज़ देखते हैं, इनकी कुंडली में राहु बैठा है इनके 4th हाउस में। तो राहु जब 4th हाउस में आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके अंदर आपका पूरा फोकस आपके घर में चला जाता है। और 4th हाउस होता है आपकी प्रॉपर्टी का। तो इस वजह से जब मैंने उनको पूछा कि आपके घर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लगी रहती है, प्रॉपर्टी को लेके हो जाए, मदर की हेल्थ को लेके हो जाए, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मदर की हेल्थ को लेके डिस्टर्बेंस है और साथ ही साथ अंकल के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, क्योंकि राहु जब भी जिस हाउस में पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपका पूरा फोकस वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। तो इसी वजह से वो चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं राहु 4th हाउस में रहकर थोड़ा सा आपको इमोशनल अनस्टेबल भी वहाँ पे थोड़ा आपको बना देगा, क्योंकि इतनी परेशानी होगी कि आप खुद उलझ जाओगे। और इस वजह से लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट भी अभी घर में इनके चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात इनकी कुंडली में पता है क्या है, इनकी कुंडली में जो कि लग्न लॉर्ड जो कि शुक्र बनते हैं वो आके 10th भाव में बैठ गया है। 10th भाव में आके बैठ गया है, इस वजह से कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट ऐसा है कि काम करते रहना है, वर्कहोलिक पर्सन जिसको आप कह सकते हो। लेकिन वृषभ और कर्क राशि ये दोनों ऐसे पर्सन, मतलब ऐसी पर्सनालिटी है इनके अंदर। अगर आप कभी बैल को देखोगे तो फिर वो बस अपने धुन में रहता होगा, कोई काम नहीं, बस पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं तो बस बिंदास। और कर्क के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसपन, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा लेजीनेस आ ही जाता है। लेकिन जब ये बात मैंने भी उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि सर जी जब घर में आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई काम नहीं, बस सोचता रेस्ट लो। लेकिन जब ऑफिस जाते हैं, काम में जाते हैं, वहाँ पे खूब काम चलता रहता है। तो वही चीज़ होता है जब लग्न लॉर्ड आके आपके 10th हाउस में बैठ गए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर वो चीज़ें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा काम करते रहना उनको अच्छा लगता है, और उनके अंदर भी वो टेंडेंसी कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलती है। और एक चीज़ देखोगे 10th हाउस में शुक्र, गुरु और केतु तीनों प्लैनेट बैठे हैं। और गुरु और केतु की देखोगे डिग्री, देखोगे गुरु बैठा है 20 डिग्री में और केतु बैठा है 14 डिग्री में। गुरु और केतु की अगर युति हो जाए तो बहुत बढ़िया योग होता है। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको खुद से थोड़ा सा डिटैच करवा देगा। कहीं ना कहीं देखोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ।
ठीक। लेकिन गुरु और केतु अगर साथ बैठे हैं, गुरु क्या होता है? ज्ञान होता है, और केतु उसके चेला, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, गुरु की एनर्जी को वो एम्पलीफाई कर रहा है, गुरु की एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान के पीछे, स्पिरिचुअल आध्यात्म के पीछे कहीं ना कहीं इनकी सोच, टेंडेंसी रहती होंगी जरूर, और उन्होंने भी वो चीज़ कहा है। और साथ ही साथ उनके अंदर इंट्यूशन है, मतलब कोई चीज़ होना होता हो तो फिर उनको पहले से महसूस हो जाता है, उनको पहले से फील होना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखोगे ये थोड़ा सा धर्म को लेके, क्योंकि गुरु क्या रिप्रेजेंट करता है? गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है। और केतु जब वहाँ से बैठ जाता है तो फिर धर्म को लेके हो जाए, थोड़ा सा आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू करते हैं इन द सेंस जो धर्म सही है, यानी कि मैं हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो धर्म एक्चुअली सही होता है वो चीज़ वो करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर वो टेंडेंसी उनके अंदर देखी जाती है, जो एक्चुअल धर्म है इंसान का वो करना उनको अच्छा लगता है, ये उनके अंदर देखी जाती है। और साथ ही साथ देखोगे इनकी कुंडली में सूर्य और शनि दोनों साथ बैठे हैं, और बुध भी बैठा है 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि काम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जरूर, क्योंकि शनि इनके नवम भाव और दसम भाव के अधिपति बनते हैं, जो कि सूर्य के साथ रह के अस्त हो गए हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट अस्त हो जाता है तो फिर वो जिस भाव के अधिपति बनते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ से प्रॉब्लम या फिर वहाँ से थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देता है। हालांकि शनि इनके कर्म भाव के भी अधिपति बनते हैं, तो फिर कर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो क्रिएट करने वाला था, और कहीं ना कहीं क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि क्रिएट नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अभी इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इनके लिए सबसे ज़्यादा कारक प्लैनेट है, हालांकि छठे भाव के भी अधिपति बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र इनको काम में एंगेज करना अभी शुरू कर दिया, तो जिस वजह से जॉब भी कर रहे हैं और पैसे भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इनकी देखोगे 11th हाउस में बुध भी बैठा है। बुध इनके सेकेंड हाउस और 5th हाउस के भी अधिपति बनते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पैसे से कनेक्शन हो गया, और चाहे जो भी हो जाए किसी ना किसी तरीके से पैसे इनके पास आते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी कम्बिनेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं काम में डिस्टर्बेंस थोड़ी आएगी जरूर, क्योंकि गुरु भी 10th हाउस में आके बैठ गए, गुरु जो कि अष्टम भाव के अधिपति है। तो कहीं ना कहीं जॉब में हो जाए, जहाँ पे भी काम करे, कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ प्रॉब्लम, या फिर बीच में थोड़ा सा छोड़ देना, या फिर कहीं किसी और मतलब काम में शिफ्ट हो जाना, किसी और के अंडर प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब देखते हैं कि इनको ये क्यों इस प्रोफेशन को बिलोंग करते, क्यों यहाँ पे मतलब एडवोकेसी को क्यों प्रीफर किए। जो छठे भाव के अधिपति जो कि शुक्र बनते हैं, जब वो 10th हाउस में आके बैठ गए, 10th हाउस होता है आपके कर्म का, और छठा भाव होता है आपके प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट का। तो इसी वजह से डिस्प्यूट आपके कर्म से जुड़ गया, तो इस वजह से वो एडवोकेसी फील्ड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप जुडिशरी में जाते हो, एडवोकेसी फील्ड में जाते हो, शनि का भी रोल ज़रूर रहता है, और इनकी कुंडली में शनि सबसे ज़्यादा कारक प्लैनेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कम्बिनेशन है, और शनि आके इनके 11th हाउस में भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि से भी पैसे ज़रूर उनको मिल जाएंगे। और मंगल इनके 12th हाउस में बैठा है, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी इनको करनी पड़ती है, और कर भी रहे हैं। तो ये था इनकी कुंडली के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।